वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दूँ, आप अगर थर्ड ईयर में पहुँच चुके हैं और पॉलिटिकल साइंस आपकी विषय वस्तु है, यानी पॉलिटिकल साइंस आपने लिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है यानी राजनीति विज्ञान, तो आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, पेपर 1 में आपको ऑलरेडी मैं उसका चैप्टर 1 करवा चुका हूं और उसका सिलेबस भी मैंने दे दिया है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकारों के बारे में आपको पढ़ना है। यानी जैसे यूके का संविधान है, यूएसए का संविधान है, उनकी संविधान की विशेषताएँ, स्विट्जरलैंड हो गया, चाइना, 4 देशों के संविधान के बारे में आपको उनकी विशेषताएँ और उनकी जो मूलभूत चीज़ें हैं खास करके उनके संविधान की या उनके सरकार की, उनको आपको जानना होता है तुलनात्मक सरकारों में, तुलनात्मक राजनीति में। ठीक है, लेकिन पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना होता है, उसी के बारे में आज हम पेपर 2 का भी सिलेबस मैंने दे दिया है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। पेपर 2 में जैसा कि आपको विदित होगा, पहले से ज्ञात होगा कि पेपर 2 में आपको पढ़ना है लोक प्रशासन के सिद्धांत, यानी कि अंग्रेजी में बोले इसको तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और इसका ऑलरेडी मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और इसका चैप्टर नंबर जो मतलब यूनिट नंबर 1 है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को भी मैंने करवा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में बना दूंगा 1-2 दिनों में, तो उसको ऐड कर दूंगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। सारी वीडियो जितनी भी हो चुकी हैं अभी तक, पेपर 1 की पेपर 1 वाली प्लेलिस्ट में, पेपर 2 की पेपर 2 की प्लेलिस्ट में, मैं सभी को ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब चलें, तो अगर आप बीए थर्ड ईयर में पहुँच चुके हैं, 5th सेमेस्टर में यानी है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस है, तो आप पेपर 2 के अंतर्गत लोक प्रशासन के सिद्धांत को समझने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है, तो चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय नंबर 1 में आपको पढ़ना है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। अच्छा, अर्थ का मतलब यहाँ पर परिभाषा, ये सब शामिल होगा उसी में। ठीक है, तो लोक प्रशासन का अर्थ समझेंगे, फिर परिभाषा समझेंगे, फिर उसका नेचर यानी प्रकृति समझेंगे, फिर उसका विषय क्षेत्र यानी कि इसका स्कोप समझेंगे एंड महत्व समझेंगे। अंग्रेजी में बोले तो मीनिंग बोलेंगे अर्थ को, नेचर बोलेंगे प्रकृति को, स्कोप बोलेंगे विषय क्षेत्र को, और सिग्निफिकेंस बोलेंगे महत्व को या इंपॉर्टेंस बोलेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंस ज़्यादा अच्छा शब्द है खास करके महत्व के लिए पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक मतलब कि सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा हम समझने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में इतनी चीज़ें हमको जाननी हैं, तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस सेशन को सभी दोस्तों तक अपने पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि सभी छात्र छात्राएं जो है क्लास ले सकें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न के मतलब कि अगर पहली बात की जाए, पहले हम लोग चर्चा करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ। देखिए, लोक प्रशासन के अर्थ की जब बात होती है तो 2 टाइप के अर्थ हमारे समक्ष आते हैं। एक तो लैटिन भाषा यानी अंग्रेजी शब्द, एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी आप देखते हैं अंग्रेजी के शब्द होते हैं और खास करके जो भी परिभाषिक शब्द होते हैं, यानी जो भी एक प्रकार से किसी विषय वस्तु से रिलेटेड और परिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, वो अधिकतर आप देखते हैं जो अंग्रेजी में आती हैं वो लैटिन या ग्रीक से आती हैं। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, संस्कृत से आते हैं। तो प्रशासन जो शब्द है वो संस्कृत से बना। ठीक है, प्रशासन संस्कृत का एक धातु है जो है सास धातु। ठीक है, यहीं पर मैंने इसको लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सास। ठीक है, ये सास। तो चर्चा करते हैं अभी हम। तो देखिए, अंग्रेजी की अगर बात की है तो लैटिन भाषा का जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के। ठीक है, अब लैटिन भाषा का पहला शब्द है एड और दूसरा शब्द है मिनिस्टेरे। तो मिनिस्टेरे एंड एड, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, अगर देखें तो इसका मतलब होता है व्यवस्था करना। ठीक है, व्यवस्था करना या फिर व्यक्तियों की देखभाल करना, ये मतलब होता है किसका, लैटिन भाषा में। ठीक, किसका, एड और मिनिस्टेरे को अगर संयुक्त रूप से अगर देखें तो इसका संयुक्त अर्थ होगा व्यवस्था करना या फिर व्यक्तियों की देखभाल करना। ये हो गया लैटिन भाषा का एक प्रकार से अर्थ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का या एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम। पब्लिक तो आगे जोड़ देंगे तो लोगों का प्रशासन, लोक प्रशासन होता है, जनता का कल्याण करता है लोक प्रशासन। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो ये हो गया आपका लोक प्रशासन, मतलब प्रशासन के बारे में, यानी व्यक्तियों की देखभाल करना ही प्रशासन होता है। लेकिन अगर हम चलते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत का जो सास धातु है, इसी धातु से बना, संस्कृत में जो शब्द होते हैं या जो वर्ण होता है उसको धातु बोलते हैं। तो धातु कौन सा है? सास धातु से बना। अच्छा, धातुओं में जब आप प्रत्यय और उपसर्ग लगाते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से सास धातु में जब हम प्रा उपसर्ग लगाते हैं, उपसर्ग जो होता है आगे लगता है और जो एक प्रकार से प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है, शब्द मतलब धातुओं के। तो सास धातु में प्रा उपसर्ग लगा करके बना है क्या? प्रशासन, ठीक है। और आपको बता दूं इसका मतलब होता है उत्कृष्ट रीति या शासन, या उत्कृष्ट रीति में शासन करना, अच्छी रीति में शासन करना, या फिर निर्देश देना, ठीक है। क्या मतलब भाई? निर्देश देना या एक प्रकार से आज्ञा देना, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आज्ञा देना, निर्देश देना या उत्कृष्ट रीति में शासन करना, ये मतलब होता है किसका? प्रशासन का, ठीक है। अब इसमें जब लोग जुड़ जाता है, पब्लिक जुड़ जाती है, तो पब्लिक का क्या करना? पब्लिक को निर्देश देना है, पब्लिक के निर्देशों को मानना, या एक प्रकार से अपने से ऊपर के जो अधिकारी उनके चीज मतलब उनको मानना। प्रशासन मैं आपको बताऊं मुख्य रूप से, जैसे आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर भी प्रशासन होता है। एक प्रशासनिक भवन होता है जहाँ पर नियम कायदे बनते हैं और वहीं से एक प्रकार से सारे नियम कायदे बताए जाते हैं कि भाई फला टीचर को फला घंटा पढ़ाना है फले एक प्रकार से कक्षा में, यानी कि कक्षा 6 में 40 मिनट का पीरियड इंटरवल के बाद पढ़ाना है 12:40 से लेकर के 1:20 तक, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कौन निर्धारित करता है? वो प्रिंसिपल निर्धारित करता है। प्रिंसिपल कौन है? वो प्रशासनिक अधिकारी है। और कर्मचारी कौन है? जो टीचर्स लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो कर्मचारी की श्रेणी में आ गए, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, एक हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण के रूप में, कि भाई टीचर को मैंने कर्मचारी बोल दिया तो आप उस पर थोड़ा सा, कर्मचारी मतलब काम करने वाले, ठीक है। अधिकारी माने एक प्रकार से जो अधिकार करते हैं, अधिकार का मतलब होता है एक प्रकार से प्रशासन करते हैं या आदेश देने वाले होते हैं, समझ रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं कि भाई वो उनको कह सकते हैं कि ये चीज़ करना है आपको, क्लियर। तो ये होगा कुल मिलाकर के इसका अर्थ किसका? प्रशासन का। अभी हम लोग की नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम बात केवल प्रशासन की ही कर रहे हैं। प्रशासन को अगर हम विस्तार से समझ लेंगे सबसे पहले, तो हम लोग को जरूर समझ लेंगे या लोग प्रशासन को समझ लेंगे। तो चूंकि पहले हमको समझना किसको है? प्रशासन को समझना है। प्रशासन को समझने के लिए हम एक विद्वान की परिभाषा देखेंगे, एक क्या दो विद्वानों ने संयुक्त परिभाषा दी है, उनका नाम है पिकनर और प्रेस्थस। पिकनर और प्रेस्थस की अगर बात की जाए तो ये कहते हैं कि वांछित उद्देश्यों की, वांछित का मतलब क्या होता है? वांछित का मतलब होता है कि जो पहले से व्यक्ति सोच रखा होता है या पूर्व में जो उद्देश्य या जो उसकी मंत्रणा होती है या जो उसने सोचा हुआ है पहले से, ठीक है, उसको बोलते हैं वांछ, ठीक है, या वांछित। मतलब जो आप चाह रहे हैं, आपकी मनोकामना, जैसे कहते नहीं है कि वांछ सिद्धि भवेद ध्रुवम, मतलब वांछ सिद्धि का मतलब क्या होता है कि जो आप मन में चाह रहे हो वो सिद्धि आपको मिल जाए, या पूर्व में, ठीक है, पहले से निर्धारित जो आपने कर लिया है। या मनोवांछित फल पाओ, मनोवांछित मतलब मन में जो आपने पहले से ठान लिया कि हमको ये वर पाना है, तो मनोवांछित वर प्राप्त करो, मनोवांछित फल प्राप्त करो, ठीक है, यानी मन में जो आपने पहले से सोच रखा है। तो पिकनर और प्रेस्थस कहते हैं कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, वांछित उद्देश्य मतलब जो ऐसे उद्देश्य जो कि आपने पहले से ही निर्धारित कर रखे हैं, उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो आपने पहले से सोच रखे हैं, उन्हीं के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों की, किसके? मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों के संगठन, किसके संगठन भैया? मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों के संगठन, ठीक है, और संचालन, संगठन और संचालन, किसके संचालन मतलब संगठन और संचालन? मानवीय और भौतिक संसाधनों के संगठन, किसके? मानवीय और भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को ही प्रशासन की संज्ञा देते हैं। कौन? या फिर दी है, किसने दी है? पिकनर और प्रेस्थस ने। क्या कहा कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब हम किसी मन में हमारे कोई उद्देश्य होता है और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम मानवीय या भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को ही हम एक प्रकार से प्रशासन कहते हैं। समझ में आई चीजें? यानी प्रशासन क्या है? प्रशासन है मानवीय संगठन या मानवीय संचालन, एक प्रकार से क्या हो गया? प्रशासन हो गया। भौतिक संसाधन एक प्रकार संगठन और संचालन जो होता है वो भी प्रशासन की श्रेणी में आता है। क्लियर? तो
ये हो गया प्रशासन के बारे में किसकी धारणा, पिकनर और प्रेस्थस की। इसके बाद में नाम आता है किसका भाई, इसके बाद में नाम आता है एल.डी. व्हाइट का। एल.डी. व्हाइट की अगर बात की जाए तो एल.डी. व्हाइट बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते हैं। और एल.डी. व्हाइट की अगर बात की जाए तो ये आपको बहुत जगह इनका नाम आपको मिलेगा एल.डी. व्हाइट का। एल.डी. व्हाइट की बात की जाए तो एक प्रकार से ये लोक प्रशासन की व्यापक अवधारणा से भी रिलेटेड है। एल.डी. व्हाइट की बात की जाए तो एक प्रकार से ये बड़े अच्छे विद्वान हैं और ख़ास करके ये लोक प्रशासन के बारे में एक प्रकार से लोक प्रशासन को कहते हैं क्या, लोक प्रशासन को क्या मानते हैं भाई, एल.डी. व्हाइट लोक प्रशासन को कला के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान है, किसके रूप में स्वीकार करते हैं, कला के रूप में स्वीकार करते हैं। अभी जब हम इसके एक प्रकार से प्रकृति को पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रकृति को समझेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, तो एल.डी. व्हाइट महोदय बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते हैं लोक प्रशासन की। तो अभी यहाँ पर जो पिकनर और प्रेस्थस हैं ये किसकी परिभाषा दी है, इन्होंने दी है प्रशासन की। तो ये मैंने प्रशासन की आपको परिभाषा बताई। कुल मिलाकर के अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो होता है वो क्या होता है, राज्य के कार्यों को पूरा करना ही क्या होता है, प्रशासन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन की अगर बात की जाए तो लोक प्रशासन जो होता है प्रशासन का वह भाग होता है जिसका संबंध शासन की गतिविधियों से होता है। व्यक्तिगत प्रशासन के विपरीत यह शासकीय कार्यों का प्रबंध होता है। एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत लोक प्रशासन राजनीतिक निर्णयों को कार्य के रूप में परिवर्तित करने का एकमात्र साधन होता है और इसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों और जो सरकार के लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति की जाती है। आपको बता दूं कि जो लोक प्रशासन होता है इसकी परिभाषा दी एल.डी. व्हाइट ने, कहा कि लोक प्रशासन में क्या होता है, वे सभी कार्य आ जाते हैं। कौन से कार्य आ जाते हैं, वे सभी कार्य आ जाते हैं। अब वे सभी कार्य क्या है भाई, अभी आगे चल करके क्लियर होगा। यानी एल.डी. व्हाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते, कौन से कार्य आ जाते हैं, जिनका, किनका, उन कार्यों का जो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उद्देश्य होता है सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या फिर लागू करना। तो सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना उद्देश्य होता है किसका, उन सभी कार्यों का जो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। सार्वजनिक नीतियां जो होती हैं वो एक प्रकार से पूरा करना है, लागू करने की बात। अच्छा, सार्वजनिक नीतियां लागू कौन करवाता है, कार्यपालिका ही लागू करवाती है ना। लेकिन अब इससे मात्र ये मत समझ लेना कि कार्यपालिका, अच्छा समस्त नीतियों की बात की जा रही, सार्वजनिक नीतियों की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि इनका संबंध केवल कार्यपालिका से ही है। शासन को चलाने के लिए तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। शासन या किसी देश की सरकार में तीन चीज़ें या सरकार के तीन अंग होते हैं और उन्हीं तीनों अंगों के इर्द गिर्द जो होता है प्रशासन जो होता है वो घूमता रहता है। अब उन तीन अंगों की अगर मैं बात करूं तो तीन अंग कौन कौन से हैं, एक तो हो गया कार्यपालिका, एक हो गई न्यायपालिका और एक होगी आपकी विधायिका। तो विधायिका क्या करती है या विधान पालिका जिसको कहते हैं, विधायिका जो होती है वो क्या करती है भैया, विधायिका जो होती है वो कानून को बनाती है। विधायिका में कौन आता है, संसद आती है। ठीक है, संसद आता है तो संसद क्या करता है, कानून को बनाता है। वो भी काम ही कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी एक प्रशासनिक माहौल ही क्रिएट होता है, तो उसको भी हम शामिल करेंगे। तो विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। अब विधायिका ने जो कानून बनाया उस कानून को कौन लागू करवाएगा, उस कानून को कार्यपालिका जो होती है वो पब्लिक में लागू करवाती है और पब्लिक में एक प्रकार से घूमती है। पुलिस वगैरह जितने भी कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं, पुलिस बल, रक्षा बल, जितने भी सशस्त्र बल होते हैं, सरकारी नौकरी में कर्मचारी या अधिकारी होते हैं वो सब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासन के मामलों में कार्य करने वाले। अच्छा, प्रशासन जो होता है वो एक प्रकार से वो सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है, यानी निजी प्रशासन भी होता है और सार्वजनिक प्रशासन भी होता है। सार्वजनिक प्रशासन जो होता है सभी के लिए होता है, निजी प्रशासन खुद का होता है, उस पर निजी स्वामित्व होता है। लेकिन लोक प्रशासन पर एक प्रकार से सभी का स्वामित्व होता है, मतलब कि आम जनता का स्वामित्व होता है। ठीक है, वो किसी एक हाथों में एक प्रकार से बंद करके नहीं रहता है। तो मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा था कि जो कार्यपालिका होती है वो नियमों को लागू करती है जनता पर। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि विधायिका ने जो कानून बनाया
उस कानून में एक प्रकार से कुछ कमियां रह गई, या जनता एक प्रकार से उसका विरोध कर रही है, या कि भाई ये जो आपने कानून बनाया है या पारित किया है ये संविधान के खिलाफ है। अब क्या होगा, अब संविधान के खिलाफ को लेकर के जब एक प्रकार से विद्रोह होगा, धरने होंगे, तो एक प्रकार से फिर कुछ लोग उसी में से PIL फाइल करेंगे उस कानून के खिलाफ कि ये कानून संविधान की फलाधारा का उल्लंघन करता है। तो क्या होगा, उसके बाद में जो न्यायपालिका होगी उसकी भूमिका आती है। अब न्यायपालिका जो करेगी वो करेगी एक प्रकार से चेक करेगी कि क्या ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है अथवा नहीं। अगर करता है तो उसमें संशोधन के लिए पुनः संसद में वो बातें जाएंगी और वहाँ पर संशोधन होगा, अगर नहीं करता तो लागू हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है। यानी कि न्याय देने का काम न्यायपालिका करती है। हालांकि न्यायपालिका में भी एक प्रकार से प्रशासनिक ढांचा होता है, न्यायपालिका में भी एक प्रकार से प्रशासन के बिना न्यायपालिका नहीं चल पाती है। न्यायपालिका में भी प्रशासन की उपयोगिता होती है, कार्यपालिका में भी होती है और विधायिका यानी संसद में भी होती है। हर जगह आप दुनिया के हर जगह पर देखेंगे तो प्रशासन कहीं ना कहीं पे फैला हुआ ही है। हर क्षेत्र में प्रशासन ही होता है। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपकी जो समिति बनती है उन सभी में एक प्रकार से प्रशासनिक जरूरी होता है कि भाई एक संगठन होगा, अब संगठन के कुछ नियम कायदे होंगे, सारी चीज़ें। भी मैं पोस्ट कार्बोली विधि में समझूंगा, लूथर गुलिक ने जो बताया है उसके बारे में मैं विस्तार से समझाऊंगा तो और आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है एक प्रकार से क्या, L.D. व्हाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं। कौन से सभी कार्य? जिन कार्यों का उद्देश्य होता है सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना और लागू करवाना उनको। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात बताई L.D. व्हाइट ने। मेरे हिसाब से इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है जो कि आपको समझाने लायक है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें जब मैं आपको समझाता तो आपके समझ में बिल्कुल आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं आपको बहुत तीव्र गति से या रॉकेट साइंस की भांति पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही सरल तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो आप सभी के समझ में ज़रूर आता होगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके आप बता सकते हो कि हाँ सर जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद में नाम आता है पिकनर महोदय का। पिकनर महोदय की अगर बात करें तो पिकनर महोदय जो है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ जनता का सहयोग। किसका अर्थ भाई? लोक प्रशासन का अर्थ क्या? जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का, किसके कार्यों का भैया? सरकार के कार्यों का। किसका सहयोग प्राप्त करके? तो जनता का सहयोग प्राप्त करके किसके कार्यों का? सरकार के कार्यों का संचालन क्या करना? सरकार के कार्यों का संचालन करना। किसका सहयोग प्राप्त करके भैया? जनता का सहयोग प्राप्त करके किसके कार्यों का संचालन करना? सरकार के कार्यों का संचालन करना ही क्या होता है? लोक प्रशासन होता है। तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के जो कार्य होते हैं उनका संचालन करना, उन्हीं कार्यों को एग्जीक्यूट करना, उन्हीं कार्यों का संचालन करना, एग्जीक्यूट करना मतलब, ठीक है, उन्हीं कानूनों को या उन्हीं कार्यों को करना, उन्हीं कानूनों को लागू करवाना। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? तो ये बताया किसने? पिकनर ने। पिकनर आगे कहते हैं, यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन हो, जिस प्रकार से एक्सरे मशीन का संचालन होता है स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में, वो वहाँ पर भी प्रशासन की भूमिका होती है। और चाहे टकसाल में सिक्के ढालना हो, टकसाल एक प्रकार से सिक्का छापने का एक प्रकार से तरीका या मशीन टाइप का होता है, एक वो होता है, सांचा होता है। तो चाहे टकसाल में सिक्के ढालना हो और चाहे एक्सरे मशीन का संचालन हो स्वास्थ्य प्रयोगशाला में, उन सभी स्थानों पर कहीं न कहीं पे आप देखिएगा तो प्रशासन जरूर होगा और लोक प्रशासन की बात वहाँ पर भी होगी। तो लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन जो होता है वो जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन करना है। अब वो चाहे स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन हो सरकार के मतलब जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन, और चाहे वो टकसाल में सिक्के ढालना हो, चूंकि जनता के लिए ही होती हैं तो वहाँ पर भी एक प्रकार से लोक प्रशासन ही होता है। क्लियर? तो ये हो गई लोक प्रशासन की एक बारे में कुछ बातें पिकनर महोदय ने जो बताई। इसके बाद में नाम आता है वुडरो विल्सन का स्वयं। अच्छा, वुडरो विल्सन पर मैंने स्वयं क्यों कहा? चूंकि वुडरो विल्सन जो हैं वो बड़े ही विद्वान आदमी हैं, और अगर मैं लोक प्रशासन की बात करूं तो लोक प्रशासन के फादर कहे जाते हैं वुडरो विल्सन, यानी फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात होती है तो वुडरो विल्सन का नाम आता है। वुडरो विल्सन जो है वो लोक प्रशासन या हाँ लोक प्रशासन ही तो है। हाँ, लोक प्रशासन के क्या है? पिता है। लोक प्रशासन के पिता कौन है? ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो लोक प्रशासन के पिता हैं वुडरो विल्सन। क्लियर? समझ में आ गई चीजें? तो वुडरो विल्सन जो है, जो कि इसके एक प्रकार से जनक हैं, पिता हैं, या फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं। जनक माने पिता, फादर। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं भाई?
वुड्रो विल्सन कहते हैं कि कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही क्या होता है? लोक प्रशासन होता है। किसका नाम? कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से, विस्तृत यानी एक विस्तृत रूप में और एक क्रमबद्ध रूप में। क्रमबद्ध रूप में जब ये बात करते हैं, जहाँ पर भी क्रमबद्ध, सुसंगठित, व्यवस्थित, इन सभी चीज़ों की बात आ जाती है, वैज्ञानिक विधियों की बात, वो सब्जेक्ट वैज्ञानिक होता है। अब यहीं से इसकी प्रकृति भी स्पष्ट होती है कि भाई जो उसके फादर हैं उनका मेन मंतव्य है कि ये एक विज्ञान है, इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। ठीक है, ये बात कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ये बात स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी वुड्रो विल्सन जो कि लोक प्रशासन के पिता हैं, लोक प्रशासन के जनक हैं, वो कहते हैं कि कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन होता है। तो एक प्रकार से जो वुड्रो विल्सन है, अगर इनकी बात की जाए वुड्रो विल्सन की, तो वुड्रो विल्सन जो है इसको एक क्या मानते हैं? वुड्रो विल्सन इसको प्रशासन का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, प्रशासन का विज्ञान मानते हैं लोक प्रशासन को, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो वुड्रो विल्सन जो है वो कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित या उनको लागू करवाने के नाम को ही लोक प्रशासन कहते हैं। कुल मिलाकर के जो कानून बनता है विधायिका के द्वारा, उसी को लागू करवाना ही लोक प्रशासन होता है। शुरुआत में भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। समझ में आ रहा है चीज़ें? चले, तो ये बताया किसने? वुड्रो विल्सन ने। इसके बाद में तो ये परिभाषा और अर्थ हो गया इसका लोक प्रशासन का। अब लोक प्रशासन की प्रकृति को समझेंगे और फिर उसके बाद में लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र और लोक प्रशासन के महत्व के बारे में जानेंगे। अब हम समझते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति, जब यानी कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब लोक प्रशासन की प्रवृत्ति की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो लोक प्रशासन की प्रवृत्ति में तीन मुख्य रूप से विचार है। एक तो प्रबंधकीय विचार है और एक है एकीकृत विचार, और फिर आपका तीसरा जो है वो है कला व विज्ञान के दृष्टिकोण। यानी एक प्रबंधकीय विचार दृष्टिकोण है और एक प्रकार से एकीकृत विचार दृष्टिकोण है। ये प्रकृति को स्पष्ट करने को लेकर के, एक तो लोक प्रशासन की प्रकृति की बात की जाए तो कहता है कि भाई केवल कार्यपालिका तक ही सीमित है, यानी लोक प्रशासन की प्रकृति केवल कार्यपालिका तक ही सीमित है। यानी कि इसको एक प्रकार से संकीर्ण दायरे में फिक्स कर दिया गया है कि जो लोक प्रशासन होता है मूलतः कार्यपालिका से रिलेटेड होता है, क्योंकि कार्यपालिका ही प्रशासनिक मामलों को ध्यान देती है। कार्यपालिका ही एक प्रकार से प्रशासनिक मामलों का एक प्रकार से सारा जो एक प्रकार से वो होता है, क्या बोलते हैं, पूरा जो ब्यौरा होता है उसका संचालन करती है, उसका क्रियान्वयन करती है कानूनों का। तो कौन करता है? वो कार्यपालिका ही करती, कार्यपालिका के ही सदस्य करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कार्यपालिका तक ही सीमित रखा जो विद्वानों ने, उनको प्रबंधकीय विचारक कहा जाता है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा जाता है लोक प्रशासन का। तो उसमें शामिल है खास करके साइमन और स्मिथबर्ग, थॉमसन, लूथर गुलिक को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, प्रबंधकीय विचारों में हम लूथर गुलिक को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि लूथर गुलिक भी यह स्वीकार करते हैं, लूथर गुलिक भी स्वीकार करते हैं कार्यपालिका को ही। ठीक है, कार्यपालिका तक ही सीमित मानते हैं लूथर गुलिक, इसीलिए इनका जो पोस्ट कार्ब जो विधि है या इनका जो विषय क्षेत्र की बात करते हैं, ये भी एक प्रकार से संकीर्ण दायरे से ग्रसित है और वर्तमान में इसकी आलोचना भी होती है, क्योंकि मानवीय पक्ष उसमें उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ी गले में दिक्कत है तो इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। तो ये हो गया प्रबंधकीय विचार। तो कार्यपालिका तक ही सीमित है। साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन, लूथर गुलिक प्रबंधकीय विचारों के समर्थक है लोक प्रशासन की प्रकृति के। ये दूसरी जो लोक प्रशासन की प्रकृति में निकल करके सामने विचार आ रहा है, वो आ रहा है एकीकृत विचार। एकीकृत विचार की बात की जाए तो इसमें कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, यानी कि कार्यपालिका मतलब क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कानून को एग्जीक्यूट करती है, मतलब लागू करवाती है। तो इसकी मुख्य भूमिका होती है, मुख्य रूप से मेन काम जो होता है 90% जो होता है कार्य मतलब प्रशासन का, मतलब वो कार्यपालिका ही होता है। बाकी 10% में आप दोनों को रख सकते हैं। ठीक है, और इसी बात को ये लोग बताते हैं प्रबंधकीय विचार, लेकिन वो इन दोनों को नेगलेक्ट कर देते हैं, और लेकिन ये विद्वान जो उनको रखते हैं। क्लियर? विधानपालिका मतलब जो कानून को बनाती है, और न्यायपालिका मतलब जो कानून से जुड़े हुए विवादों का निपटारा करवाती है। ठीक है, तो न्यायपालिका में जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आते हैं, जज वगैरह जो होते हैं वो सब इसमें, वकील, जज, ये सब आते हैं।
विधान पालिका में जो सांसद विधायक होते हैं वो सब आते हैं। कार्यपालिका में जो सरकारी सर्विस वाले डीएमएस, डीएम, एसपी, कमिश्नर ये सब होते हैं, ये सब आते हैं। सभी में एक प्रकार से कहीं ना कहीं प्रशासनिक मामलों की देखरेख होती है और प्रशासनिक मामलों को हैंडल करते हैं। तो ये एक प्रकार से ना तो कार्यपालिका छूती है लोक प्रशासन से, ना विधान पालिका और ना ही न्यायपालिका, तीनों में एक प्रकार से लोक प्रशासन का जबरदस्त पकड़ है। हालांकि कार्यपालिका में ज़्यादा है और विधान पालिका और न्यायपालिका में थोड़ा उससे कम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एकीकृत विचारों के समर्थन में उतरते हैं एल.डी. व्हाइट महोदय और विल्सन महोदय, वुड्रो विल्सन, जो कि उसके जनक है। किसके जनक है भैया? इसके जनक है, लोक प्रशासन के जनक ही हैं वुड्रो विल्सन। वो भी एकीकृत विचार को फॉलो करते हैं, यानी विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को शामिल करते हैं। डिमाक, पिकनर, काइनिंग, ये सब विद्वान जो हैं, ये सब किसको शामिल करते हैं भाई? ये सब विद्वान जो हैं वो एकीकृत विचार यानी कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, इन सभी को शामिल करते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति में। इसके अलावा तीसरी जो प्रकृति होती है, मुख्य रूप से जो प्रकृति की बात जब हम करते हैं तो प्रकृति की बात करते वक्त हमको एक ही बात ध्यान आती है। क्या बात ध्यान आती भैया? ये बात ध्यान आती है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या लोक प्रशासन एक प्रकार से विज्ञान नहीं है, यानी कला है। तो लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विद्वानों में एक प्रकार से खास करके हक्सले महोदय कहते हैं कि विज्ञान एक ऐसा समय ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित होता है। ठीक है, और उसी हिसाब से इसमें जो कि सारी चीज़ें हैं। लोक प्रशासन के बारे में अगर बात की जाए, अच्छा, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के कारण जो है लोक प्रशासन को 3 तर्कों के आधार पर विज्ञान माना जा सकता है। पहली बात तो ये कि कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा, ऐसा विद्वान मानते हैं। दूसरी बात, लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान ही है। और तीसरी बात, लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थता और निश्चितता है। जो है चार्ल्स बियर्ड जो हैं, उन्होंने लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करते हुए कहा कि यदि विज्ञान से तात्पर्य ऐसी विचार प्रक्रिया से है और जिसके अंतर्गत प्रत्येक विशिष्टता की कोई गणितीय प्रक्रिया निहित की जा सके और सभी विशिष्टताओं और प्रक्रियाओं को आकलन समीकरण के रूप में समुचित ढंग से दर्शाया जा सके, तब तो प्रशासन विज्ञान नहीं है। इस अर्थ में तो केवल खगोल भौतिकी को ही विज्ञान की संज्ञा प्रदान की जा सकती है, बाकी चीज़ों को नहीं दी जा सकती है। लेकिन उन अर्थों में हम नहीं जाते हैं। विज्ञान का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर अगर कोई विषय वस्तु वैज्ञानिक है या एक प्रकार से वो कला है, उसको समझने के लिए हमको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि भाई उस विषय वस्तु में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके, मतलब वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। वैज्ञानिक विधियों का अगर प्रयोग होता है, वो भविष्यवाणी की क्षमता करता है। और इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे कि वो क्रमबद्ध नियम है उसके, समय के साथ उसके नियम परिवर्तित होते हों, तो वो एक प्रकार से क्या होगा? वो वैज्ञानिक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होता है या अन्य चीज़ें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं होता, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध नियम नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो आर्ट का विषय है। लेकिन क्रमबद्ध नियम तो है ही, चूँकि वुड्रो विल्सन ही कहते हैं। ठीक है, वुड्रो विल्सन ने क्या कहा? कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। और लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन जो है वो कैसा विज्ञान है भाई? लोक प्रशासन प्रशासन का विज्ञान है, ये बात भी वो स्वीकार करते हैं। तो कला और विज्ञान के दृष्टिकोण में अगर बात की जाए तो एल.डी. जो व्हाइट हैं, यानी एल.डी. व्हाइट महोदय, ये भी एक प्रकार से लोक प्रशासन को कला मानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कला, तो एल.डी. व्हाइट लोक प्रशासन को कला मानते हैं। इसके अलावा उर्बिक महोदय भी कला मानते हैं, आर.डब्ल्यू. भी कला मानते हैं, जो है आर.डब्ल्यू. टीड जो है कला मानते हैं। आर.डब्ल्यू. टीड के अलावा जो है ए.पी. शर्मा भी एक प्रकार से लोक प्रशासन को एक कला के रूप में स्वीकार करते हैं। कला इसलिए कहते हैं ये लोग, चूँकि ये कहते हैं कला के रूप में, चूँकि ये लोग एक प्रकार से लोक प्रशासन को विज्ञान ना मानने के पीछे तर्क ये देते हैं कि चूँकि लोक प्रशासन में क्या है? निश्चितता का अभाव है, सार्वभौमिक नियमों का अभाव इसमें है, पर्यवेक्षण तथा तथ्य परीक्षण का अभाव है, आदर्शात्मक एक प्रकार से ये है। इसीलिए एक प्रकार से ये एक कला है, एक विज्ञान नहीं है। ठीक है, और इसमें एक प्रकार से भविष्यवाणी करने की क्षमता भी उतनी प्रबल नहीं है, इसीलिए हम इसको एक प्रकार से क्या बोलेंगे? एक कला बोलेंगे। ठीक है, जबकि अगर बात की जाए विज्ञान की, मतलब एल.डी. व्हाइट जो है इसको कला के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कला को, मतलब कला के रूप में परिभाषित करते हुए या कला के रूप में उसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं एल.डी. व्हाइट कि लोक प्रशासन जो है वो असल में विज्ञान है या नहीं है। मतलब लोक प्रशासन असल में विज्ञान है या नहीं, यह बात जो है भविष्य में निर्णय लेने के लिए छोड़ देनी चाहिए लोगों को। क्या कि लोक प्रशासन असल में विज्ञान है या नहीं, ये प्रश्न जो है वास्तव में अब छोड़ देना चाहिए। किसके लिए? भविष्य में निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए।
और परंतु ये बात जरूर स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में यह कला अवश्य है। मतलब वर्तमान में लोक प्रशासन कला है, लेकिन आगे चल करके भविष्य में ये विज्ञान होगा या नहीं होगा, इस बात की चर्चा बाद में हो जाएगी। या वो विज्ञान है या नहीं है, ये इस बात का निर्णय भविष्य में हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी की बात अगर करें तो जो लोक प्रशासन है वो अभी तक क्या है, वो कला ही है। ठीक है, ये बात कौन कहता है, एल.डी. व्हाइट कहते हैं। इसके बाद में कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि लोक प्रशासन को एक विज्ञान की श्रेणी में बताते हैं। अब विज्ञान की श्रेणी में बताने वाले जो विद्वान हैं उनमें नाम आता है वुड्रो विल्सन का। वुड्रो विल्सन जो कि इसके पिता हैं यानी जनक हैं, वो 1887 ईस्वी में कहते हैं प्रशासन का विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान कहते हैं। 1926 ईस्वी में आते हैं W.F. बिलोबी। W.F. बिलोबी ये एक प्रकार से 1926 ईस्वी में एक कई तथ्यों के माध्यम से स्वीकार करवाते हैं या कई तथ्यों के माध्यम से सिद्ध करते हैं कि भाई जो लोक प्रशासन है वो विज्ञान है। इसके बाद में 1937 ईस्वी में आते हैं लूथर गुलिक और उर्बिक महोदय आते हैं। इसके अलावा मर्सन, बर्नार्ड, बियर्ड, ये सब लोग आते हैं और इन सभी लोगों ने क्या किया, इन सभी लोगों ने एक प्रकार से लोक प्रशासन को विज्ञान कहा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि एक प्रकार से ऐसा स्वीकार करते हैं कि ये अभी तो कला है, लेकिन आगे चल करके यही कला विज्ञान का रूप धारण कर लेगा। मतलब एक भावना या एक प्रकार से एक आशा लेकर के बैठे कि भाई अभी तो ये कला है, लेकिन आगे चल करके ये विज्ञान की श्रेणी में जरूर आ सकता है लोक प्रशासन। कौन है उनमें उर्बिक का नाम आता है, टेलर का नाम आता है, साइमन का नाम आता है और पिकनर का नाम आता है। ये चार नाम ध्यान रखिएगा, उर्बिक, टेलर, साइमन, पिकनर। ये लोग भविष्य में विज्ञान होगा लोक प्रशासन, ये बात स्वीकार करते हैं। ठीक है, कि लोक प्रशासन क्या होगा, भविष्य में वो विज्ञान होगा। अभी तो वर्तमान में कला है, लेकिन आगे चल करके वो विज्ञान जरूर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि उर्बिक महोदय की अगर मैं बात करूं तो उर्बिक महोदय जो है वो विज्ञान मानते हैं, विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कुछ मामले में थोड़े से इनके विचार जो है कला के प्रति भी झुके हुए हैं। इसीलिए चूंकि ये भविष्य में विज्ञान होने की बात भी एक प्रकार से उस पर भी मोहर लगाते हैं। क्लियर, तो ये हो गई इसकी प्रकृति, यानी लोक प्रशासन की प्रकृति की अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक तरफ यानी लगभग 50% अगर ये कला है तो 50% ही विज्ञान है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी इसको अगर बोले तो अर्ध कला और अर्ध विज्ञान आप कह सकते हैं, यानी आधा कला है और आधा विज्ञान है। समझ में आ रही चीजें, बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई लोक प्रशासन की प्रकृति। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में भाई, लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के बारे में, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आप देखें संकुचित दृष्टिकोण के बारे में और व्यापक दृष्टिकोण और पोस्ट कार्य दृष्टिकोण, ये तीन दृष्टिकोण हैं जिसके माध्यम से हम इसके विषय क्षेत्र को समझेंगे। एक तो संकुचित दृष्टिकोण है जिसमें बहुत सिंपल सी बात होगी, छोटी सी बात होगी कि उसका दायरा फिक्स कर दिया गया, संकुचित कर दिया गया। ठीक है, एक ऐसा दायरा होगा जिसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और एक ऐसा दायरा जिसको एक प्रकार से एक शब्द में बयां कर दिया गया, पोस्ट कार्य में एक प्रकार से। ठीक है, अब समझिए संकुचित दृष्टिकोण की अगर बात करें विषय क्षेत्र में, इसके संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा व्यापक दृष्टिकोण की अगर बात की है तो इसमें कार्य मतलब कि सरकार के तीनों अंगों को सम्मिलित किया जाता है। अब सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो अच्छा, तीनों अंग सरकार के ये हैं। अच्छा, इसको कौन व्यापक दृष्टिकोण के समर्थन में कौन है, बिलोबी हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इसके अलावा एल.डी. व्हाइट भी हैं। ठीक है, तो ये तीन नाम ध्यान रखिएगा, बिलोबी, मार्क्स और व्हाइट, ये एक प्रकार से व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक रहे हैं। क्लियर। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा में आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है और यहाँ से लगभग 10 से 15 नंबर या 20 नंबर का प्रश्न आपका तैयार होगा और पूरा के पूरा सिनेरियो आप समझ पाएंगे कि लोक प्रशासन वास्तव में है क्या, आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से चीज़ों को समझते रहें। अब देखिए यहाँ पर चीज़ क्या है, यहाँ पर देखें पोस्ट कार्ब। अब ये पोस्ट कार्ब जो है इसमें जो P है, O है, S है, D है, E है, C है, O है, R है, B है। अच्छा, इसमें CO को एक मान करके चलेंगे। ठीक है, CO से एक ही शब्द बनता है और बाकी जो है इसमें पहले पोस्ट कार्ब जो होता था वो ऐसे लिखा जाता था, पोस्ट कार्ब। ठीक है, इसमें पोस्ट कार्ब सीधा ऐसे था, यानी कि इसमें ई जो था वो नहीं था, ई जो शब्द जोड़ा गया है जो पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण में। अच्छा, ये पोस्ट कार्ब जो शब्द दिया है या इस दृष्टिकोण को एक प्रकार से किसने बताया है,
लूथर गुलिक ने बताया है। लूथर गुलिक ने 1971 ईस्वी में इसमें संशोधन किया और इसमें ई शब्द को और जोड़ दिया। ई शब्द का मतलब होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन शब्द को इससे पहले नहीं जोड़ा गया था। 1971 से पहले अगर आप देखिएगा जो है पोस्ट कार्य की परिभाषा, या 1971 में अगर आप देखिएगा 1971 से पहले, तो आपको ई नहीं मिलेगा उसमें पोस्ट कार्य की स्पेलिंग में, ठीक है। उसमें मूल्यांकन को उन्होंने शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि भाई मूल्यांकन को भी शामिल करना चाहिए, इस दृष्टि से उन्होंने ई शब्द को भी इसमें शामिल किया। अब इसका मतलब समझिए, POSDECORB, इसमें इसका मतलब क्या होता है? तो विषय क्षेत्र में लोक प्रशासन के पोस्ट कार्य जो है बड़ा फेमस है ये विचारधारा। पहली बात तो पी का क्या मतलब होता है? पी का मतलब होता है प्लानिंग करना। कोई भी आप एक प्रकार से कोई भी चीज़ बनाओगे, संगठन बनाना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले आपको योजना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको योजना बनाना पड़ेगा, किसी भी प्रशासन को संचालित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? योजना बनाना पड़ेगा, यानी कि उसका हो गया आपका पी। फिर उसके बाद दूसरा शब्द है ओ का क्या मतलब होता है? ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन बनाना। संगठन बनाना एक प्रकार से जब आप प्लान करेंगे, आप योजना एक बनाओगे कि भाई हमको ऐसा संगठन बनाना है, ये करना, पूरी योजना आपकी प्लानिंग तैयार हो गई। अब प्लानिंग तैयार होने के बाद में आप क्या करोगे? आपका एक संगठन का निर्माण करोगे। संगठन बन गया, ठीक है, तो प्रशासन और अच्छे तरीके से चलेगा। अच्छा, अब संगठन के बनने के बाद में आप क्या करेंगे? स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग मतलब क्या होता है? एस माने क्या होता है? स्टाफिंग, ठीक है। यहाँ पर एस का मतलब क्या होगा? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ताकि जो है अगर आप कोई काम बोलो तो वो करे, ठीक है। जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रही है, नवरात्रि आ रही है, दुर्गा पूजा समिति का निर्माण होगा। उस समिति में पहले योजना लोग बनाएंगे बैठ करके, फिर उसके बाद में संगठन बनेगा, समिति का निर्माण होगा। समिति बनने के बाद में कुछ कर्मचारी होंगे, उसमें कुछ कार्यकर्ता होंगे, कुछ अध्यक्ष वगैरह होंगे, कुछ कोषाध्यक्ष होंगे, कुछ सचिव होंगे। ये सब बनाए जाएंगे ना, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि जो है एक प्रकार से जब आप प्रशासनिक मामलों को करें तो कुछ चीज़ें अगर कहें तो वो लोग कर दें, ठीक है। तो एक प्रकार से कर्मचारियों की व्यवस्था भी होनी चाहिए किसी भी संगठन को संचालित करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रशासन को जारी रखने के लिए, किसी भी प्रशासन को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? निर्देशन देना, एक प्रकार से बताना कि ये काम कैसे करना है, या कोई भी काम को करने के लिए एक प्रकार से उसका तरीका बताना। जैसे कि जो मूवी बनती है उसमें डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो क्या करता है? निर्देश देता रहता है कि ऐसे करना है, ऐसे डायलॉग डिलीवरी करनी है, ऐसे बोलना है, ये करना है, वो करना, सारी चीज़ें सिखाता है। तो सेम वही काम होता है निर्देशन यहाँ पर भी, ताकि जो है एक प्रकार से जो आप नीतियाँ बना रहे हैं वो सही तरीके से लागू हो सके, सही तरीके से हो जाए। डी माने होता है डायरेक्टिंग। इसके अलावा अगला जो शब्द नया जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है, कौन सा शब्द जोड़ा गया भाई? ई मतलब होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। फिर आप मूल्यांकन करें कि भाई जो निर्देश हम दे रहे हैं, या फिर जो हमने संस्था बनाई है, जो हमने संगठन बनाया है, जो योजना मैंने बनाई है, जो कर्मचारियों की व्यवस्था की है, क्या ये चीज़ें एक प्रकार से इसका मूल्यांकन करें कि क्या एक प्रकार से वो सही हैं, मतलब उसका मूल्य का अंकन करें कि कहाँ किस हद तक हैं, ये कितने पानी में हैं, मतलब उसका आंकना, उनको आंकना, जो आपके कर्मचारी हैं, जो उनका टैलेंट है, उनको आंकना, ठीक है। तो एवोल्यूशन। उसके बाद में आता है आपका सीओ मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करने का सीधा सा मतलब क्या होगा भाई? समन्वय स्थापित करने का मतलब हो गया कि भाई इकट्ठा, चूंकि जब आपके पास कई कर्मचारी होंगे, कई सारे काम होंगे, तो उनमें सभी लोगों में, सभी कर्मचारियों में, अधिकारियों में समन्वय स्थापित करने की कला आपको आनी चाहिए। किसी भी प्रशासनिक मामलों को चलाने के लिए, प्रशासन संभालने के लिए आपको एक प्रकार से समन्वित विचारधारा का होना परम आवश्यक होता है। समन्वय स्थापित करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको मूल्यांकन करना आना चाहिए, आपको निर्देश देना आना चाहिए, आपको कर्मचारियों की व्यवस्था करना, संगठन बनाना, योजना बनाना, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला जो शब्द आपका बच रहा है वो है आर और बी। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग मतलब एक प्रकार से जो आपके कर्मचारी हैं वो किसी स्थान पर कोई घटना हुई तो वहाँ तक जाएं और उसकी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करें। रिपोर्ट देने वाले भी लोग होने चाहिए, संवाददाता जिसको आप बोलते हैं, यानी रिपोर्ट देने वाले, ठीक है, प्रतिवेदन, ठीक है। इसके अलावा बी बचता है, बी मतलब होता है बजटिंग। किसी भी योजना, किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है,
तो उन पैसों की व्यवस्था कैसे होगी और कितने पैसे हैं, कितने और इन पैसों में हमको कैसे आगे बढ़ना है और कितने दिन तक इसमें चलाना है प्रशासन को, ये सारी चीज़ें पहले से आपको बजट एक तैयार कर लेना, लेखा जोखा कितना खर्चा आएगा और उन खर्चे को कैसे मैनेज करना है, कैसे कैसे हमको पूरा ब्यौरा मतलब कि पूरा खर्च करना है, इन सभी का ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। पहले से ही एक चिट्ठा तैयार कर लें। तो बजटिंग माने एक प्रकार से बजट तैयार करना, ताकि जो है आपकी जो योजना है वो सफल हो सके। और एक प्रकार से ये हो गया, एक प्रकार से आपका क्या, किसी भी योजना को सफल बनाने के ये कई सारे जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तो पोस्ट कार्य विधि या पोस्ट कार्य दृष्टिकोण के बारे में आपसे अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न पूछता है, तो आप यही जान लीजिए। पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, और डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, ई का मतलब होता है एवोल्यूशन, सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, और आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और बी का मतलब होता है बजटिंग। ठीक है, सारी चीज़ें के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। और लोक प्रशासन की दृष्टि से ये सारी जो व्यवस्था मैंने बताई, चाहे वो कर्मचारियों की व्यवस्था करना हो, चाहे संगठन बनाना हो, चाहे योजना बनाना हुआ, चाहे निर्देशन देना हुआ, चाहे मूल्यांकन करना हुआ, चाहे समन्वय स्थापित करना हुआ, चाहे रिपोर्ट देना हुआ, और चाहे बजट तैयार करना हुआ, ये सब आपके एक प्रकार से क्या है, ये सब मेरे प्यारे दोस्तों लोक प्रशासन को एक प्रकार से उचित तरीके से लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोगों ने अभी तक लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति और एक प्रकार से परिभाषा को समझा, उसके विषय क्षेत्र को समझा। अब बच्चा क्या है आपका महत्व, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन का आखिरकार क्या महत्व है। ठीक है, महत्व के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए लोक प्रशासन का महत्व बहुत ही दृष्टि से, पहला महत्व ये है कि राज्य का व्यवहारिक और विशिष्ट भाग होता है। राज्य का व्यवहारिक और विशिष्ट भाग होता है। हर एक क्षेत्र में आप देखते हैं लोक प्रशासन की भूमिका होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोक प्रशासन जो होता है वो इम्पोर्टेंट भूमिका भी निभाता है। आपको बता दूं, लोक प्रशासन की अगर बात करें तो लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन जो होता है वो क्या करता है, सरकार के कार्यों तथा दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करता है। सबसे पहली बात, व्यवहारिक और विशिष्ट भाग भी होता है। और एक लोक प्रशासन जो होता है, जो सरकार के कार्य होते हैं उनको एक मूर्तता प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है भैया, एक मूर्त रूप प्रदान करता है। और इसके अलावा आप देखते हैं आधुनिक युग में राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं माना जाता। पहले शुरुआत में एक प्रकार से लोगों ने बताया कि भाई राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसी ने कहा राज्य एक अनावश्यक बुराई है। लेकिन वर्तमान में राज्य जो है वो बुराई नहीं है, बल्कि वो लोक कल्याण का एक माध्यम होता है। और उसी लोक कल्याण के माध्यम को एक प्रकार से करने के लिए लोक प्रशासन की भूमिका होती है। तो लोक प्रशासन का एक प्रकार से महत्व उसमें है, यानी कि मानव कल्याण तथा विकास के लिए एक अनिवार्यता के रूप में लोक प्रशासन को देखा जा रहा है। दूसरी जो विशेषता है या दूसरा जो एक प्रकार से क्या है, दूसरा जो विशेषता या दूसरा एक प्रकार से जो महत्व है लोक प्रशासन का, वो क्या है भाई, जन कल्याण का माध्यम। जन कल्याण का माध्यम इसलिए है ये चूँकि वर्तमान समाजों की अधिसंख्य मानवीय आवश्यकताएं जो होती हैं और राज्य अभिकर्ता यानी कि लोक प्रशासन के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। तो जन कल्याण के द्वारा मतलब जन कल्याण जो होता है उसका माध्यम क्या है, जन कल्याण का माध्यम जो है वो लोक प्रशासन ही है। लोक प्रशासन के द्वारा क्या होता है, खास करके चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जनसंचार, परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, सिंचाई और तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो सब कहीं ना कहीं पे जन कल्याण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जन कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, सबसे पहली बात ये। इसके अलावा आपको बता दूं, डाक वगैरह हो गया, आवास हो गया, पशुपालन हो गया, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर 2 बार लिख गया, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, मैनेज करेंगे। तीसरा है आपका रक्षा, अखंडता और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में। चूँकि रक्षा करने में भी आप देखते हैं लोक प्रशासन की भूमिका होती है। सेना वगैरह में प्रशासन के बिना सेना अच्छे तरीके से नहीं चलती है। तो सेना किसको क्या करना है, कैसे कब क्या करना है, सारी चीज़ें प्रशासनिक मामले ही मतलब प्रशासन के लोग ही देखते हैं। अखंडता और शांति व्यवस्था जो भारत की बनी हुई है, ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं प्रशासन का ही महत्व है इसमें। चूँकि आप देखते हैं कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र सशक्त सहारा होता है और इसी की अनुपस्थिति में राज्य जो होता है छत बिछत हो जाता है। और न्याय, पुलिस, सशस्त्र बल, हथियार निर्माण, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, बहुमूल्य खनिज और तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो होती हैं वो सब एक प्रकार से लोक प्रशासन के द्वारा ही होती हैं। तो लोक प्रशासन का महत्व रक्षा में भी है, लोक प्रशासन का महत्व अखंडता में भी है और लोक प्रशासन का महत्व शांति व्यवस्था को बनाए रखने में भी है। ठीक है, इसके अलावा लोकतंत्र जो है
लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक, मतलब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का वाहक और रक्षक कौन है, लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन जो होता है लोकतंत्र की रक्षा करता है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है, और ये सब ठीक ध्यान रखेंगे। यानी लोक प्रशासन जो है वो क्या करता है, लोकतंत्र का वाहक है और रक्षक भी है। चूँकि लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र जो होता है चूँकि आम व्यक्ति तक शासकीय कार्यों की सूचना पहुँचाना, नागरिक तथा मानव अधिकारों को क्रियान्वित करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, जन शिकायतों का निस्तारण करना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना और उसका विकास करना, ठीक है, और विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के क्रम में लोक प्रशासन बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर बात करें, अगला जो एक प्रकार से विशेषता है इसकी, ठीक है, अगली विशेषता जो इसकी है वो क्या है भाई, पांचवी विशेषता या महत्व विशेषता वही एक ही बात है। अगर विशेषता भी पूछेगा तो यही आप लिखेंगे। पांचवी विशेषता या महत्व यह है कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। समाज में जो परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन की अगर बात की है, समाज में बहुत सारा परिवर्तन, चूँकि समाज में लगातार परिवर्तन होता रहता है, समय के साथ साथ परिवर्तन समाज में जरूरी भी होता है। समाज में नहीं हर एक चीज़ में परिवर्तन होता है, चूँकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और इस दृष्टि से देखें तो समाज में भी परिवर्तन होता है, और समाज में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार से वो लोक प्रशासन के माध्यम से होता है। चूँकि कोई भी परिवर्तन जो होता है वो बिना प्रशासन के हस्तक्षेप से नहीं होता, चूँकि प्रशासन जो होता है वही हस्तक्षेप करता है। धर्म में जो रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, परंपराएँ होती हैं उनको भी खत्म करने का काम प्रशासनिक चीज़ों के द्वारा ही होता है, प्रशासन ही करवाता है। इसके अलावा सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक है। सभ्यता, संस्कृति और कला यानी कि एक प्रकार से सिविलाइजेशन, कल्चर एंड आर्ट का भी रक्षा करता है कौन, लोक प्रशासन। क्योंकि जब कभी भी आप देखते हैं अगर संस्कृतियां आज बची हैं तो बहुत सारे राजा महाराजा हुए, उन्हीं लोगों ने बचाई है। अगर वो ना होती तो आज संस्कृति और ये सब सारी चीज़ें चूँकि राजा महाराजा लोग संरक्षक हुआ करते थे किसके, संस्कृतियों के, चीज़ों को बचा करके रखते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर राजा महाराजा या जैसे आज मोदी जी हैं या उससे पहले मनमोहन जी थे, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब एक प्रकार से अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचाए रखने के लिए जाने जाते हैं, शासक जो होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे सभ्यता, संस्कृति और कला के संरक्षक भी लोक प्रशासक ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सातवां है विकास प्रशासन का पर्याय होता है, मतलब विकास प्रशासन का पर्यायवाची शब्द है लोक प्रशासन। चूँकि विकास प्रशासनिक मामलों, तो विकास प्रशासन जो होता है वो लोक प्रशासन, दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है। इसके अलावा विकास प्रशासन का पर्याय इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि लोक प्रशासन जो होता है वो विकास प्रशासन का पर्याय इसलिए भी है क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि समाजवादी शासन व्यवस्थाओं में संपूर्ण विकास प्रशासन के प्रयासों पर निर्भर करता है। वहीं पूंजीवादी देशों में भी विकास की जो मूलभूत नीतियाँ होती हैं लोक प्रशासन ही तैयार करता है। तो विकास के लक्ष्य वगैरह सब लोक प्रशासन के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो इसीलिए विकास प्रशासन का पर्याय है लोक प्रशासन, या लोक प्रशासन का पर्याय है विकास प्रशासन, ठीक है। इसके अलावा विधि और न्याय, विधि और न्याय, चूँकि आपको बता दूं कि लोक प्रशासन में मुख्य रूप से कानूनों को ही लागू करवाया जाता है और ये युग जो है वो कानून का ही युग रहा है। तो ऐसी स्थिति में कानून को लागू करवाना एक प्रकार से इसमें बड़ी समस्या रही है। तो कानून या विधि को लागू करवाना और लोगों को न्याय दिलवाना ये काम लोक प्रशासन के द्वारा ही होता है। क्योंकि लोक प्रशासन में ही न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों लागू होती, विधायिका भी लागू होती। तो विधायिका कानून बनाती है, विधि को बनाती, विधि माने कानून, कानून को बनाती विधायिका, कानून को लागू करवाती न्यायपालिका और कानून से जुड़े हुए निपटारों का न्याय करती है कौन, न्यायपालिका। तो इस प्रकार से विधि और न्याय जो हैं वो भी लोक प्रशासन का एक प्रकार से महत्व है, या विधि और न्याय के मामलों को लेकर के है। चूँकि आधुनिक राज्यों में एक प्रकार से विधि का शासन परिवर्तित हो रहा है, कानून सर्वोपरि है, कानून या विधि से बढ़कर के कोई नहीं है। लोक प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह क्या करे, संविधान की दृष्टि से अगर देखें तो संविधान कानूनों, नियमों, नीतियों और निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्या करे, भेदभाव रहित ढंग से समस्त राजकीय क्रियाएं संचालित करवाए। ये एक प्रकार से क्या होता है, ये आपका जो है खास करके क्या होता है, विधि और न्याय से रिलेटेड होता है। इसके अलावा औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से भी उपयोगी है। क्या लोक प्रशासन का महत्व किस दृष्टि से, औद्योगिक और आर्थिक विकास भी होता है इससे। क्योंकि आर्थिक विकास की चाहे बात करें चाहे औद्योगिक विकास की बात करें, दोनों प्रकार के विकास में खास करके इंपॉर्टेंट भूमिका होती है किसकी, इंपॉर्टेंट भूमिका होती है लोक प्रशासन की। क्योंकि लोक प्रशासन अगर नहीं होगा तो औद्योगिक विकास भी नहीं होगा, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए भी लोक प्रशासन जरूरी होता है, ठीक है।
और उद्योगों में भी एक प्रकार से देखते प्रशासनिक मामले होते हैं, उद्योगों में भी प्रशासन का काम होता है, ठीक है। और एक प्रकार से आर्थिक विकास में भी प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा आप देखते हैं आजीविका का माध्यम भी एक प्रकार से लोक प्रशासन है, चूँकि एक प्रकार से लोक प्रशासन के माध्यम से लोगों के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। इसके अलावा राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता होता है और लोक प्रशासन केवल जन कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम ही संचालित नहीं करता, बल्कि विशाल जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने में भी एक प्रकार से श्रेष्ठ भूमिका निभाता है। क्योंकि जो लोक सेवक होते हैं वो एक प्रकार से, जो लोक सेवक होते हैं वो बढ़िया तनख्वाह पाते हैं और वो एक प्रकार से नौकरी पाते हैं। तो लोक सेवकों की जो नौकरी लगती है बहुत संख्या में लगती है, तो एक प्रकार से उनसे क्या होता है, लोक प्रशासन क्या करता है इस मामले में, आजीविका का माध्यम भी बनता है, यानी आजीविका का भी माध्यम है एक, तो लोक प्रशासन का महत्व इस दृष्टि से भी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने आज के वीडियो के माध्यम से लोक प्रशासन के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, समझा और परखा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा फटाफट से, ताकि आपको एक प्रकार से नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई हुई होंगी। आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ओके। सभी दोस्तों से अपने वीडियो को लाइक करवाइए, घर में अपने जितने भी लोग हैं सबसे बोल दीजिए कि लाइक कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।